हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्योंकि स्टैटिक जीके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो सीयूईटी हो या फिर डीएलएलबी हो या फिर कोई और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। अभी हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलबी का एंट्रेंस कंडक्ट हुआ था और वहां से आके एस्पिरेंट्स ने मुझे खुद बताया कि स्टैटिक जीके की वीडियोस से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से काफी सवाल पूछे गए हैं। जो हम बैच में करंट अफेयर्स कवर करते हैं वहां से सवाल पूछे गए हैं। तो आप किसी भी चैनल को फॉलो करें, आप उसकी वीडियोस को डेडिकेटेडली फॉलो करें, चाहे कोई भी चैनल हो, और साइड बाय साइड नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप किसी एक सोर्स पे रिलाई नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे और इधर उधर भटकते रहेंगे, तब तक चीजों को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला सवाल है, बायोडायवर्सिटी एक्ट किस ईयर में पास किया गया था। तो दोस्तों, हमारे देश में पास हुआ था इन द ईयर 2002। इसका एम था बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इसका जोर था। तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। अगला सवाल है दोस्तों, क्योंकि अभी 75 ईयर्स हमारे देश की आजादी को हो रहे हैं, इस साल 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए तो दोस्तों, सवाल आपसे ये पूछा गया कि वो कौन से पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये जिम्मा लिया था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों, उनका नाम था नंदालाल बोस। नंदालाल बोस थे जिनको ये जिम्मा दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, उसका जो लेआउट होगा, उसको डिजाइन करने का। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, द फ्रेश वाटर परसेंटेज ऑफ अर्थ इज। तो हमारे अर्थ में दोस्तों 97% ऑफ द जो वाटर है वो नॉन कंज्यूमेबल है, वो सॉल्टी वाटर है, और 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। तो आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा था। जब कोरोना क्राइसिस आया था तो काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आए दिन गाइडलाइंस निकालता था कि कब स्कूल खुलने चाहिए, कब कॉलेजेस खुलने चाहिए, वो अपनी अपनी गाइडलाइंस देता था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। तो ये एक्ट आया था दोस्तों 2005 में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज द लार्जेस्ट शेयर इन द पावर जनरेशन इन इंडिया। हमारे देश में अलग अलग सोर्सेज से बिजली पावर का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों थर्मल पावर, जो कि कोल के इस्तेमाल से बिजली बनाई जाती है। तो वो सबसे बड़ा सोर्स है पावर जनरेशन का इंडिया में। अगला सवाल है हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, which among the following was the viceroy of India when the Indian University Act 1904 was passed। तो हमारे देश में जब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बाय द ब्रिटिशर्स पास किया गया था, तो उस समय वाइसरॉय कौन थे। तो वाइसरॉय थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है, द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ बोथ फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल आर सेम। तो कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे फ़ारेनहाइट स्केल की जो रीडिंग होती है वो भी सेम होती है, और सेल्सियस स्केल की भी जो रीडिंग होती है वो सेम होती है। तो दोस्तों, इनमें फर्क होता है 40 डिग्रीज का। ठीक है, तो आंसर है -40। ये बात आपको याद रखनी है। फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल का जो डिफरेंस है वो 40 डिग्रीज का रहता है। तो अगर 40 डिग्रीज का जो इनका गैप है उसको खत्म कर दिया जाए तो उस रीडिंग पे दोनों ही स्केल सेम रीडिंग्स शो करते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश एडिशनल कोर्ट्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर कंसर्न्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर दिए गए हैं जिनके ऊपर कानून बनाया जाता है, तो उससे संबंधित जो कानून है उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन एडिशनल कोर्ट्स का गठन कर सकता है। तो किसके पास ये पावर है कि वो और कोर्ट्स की जो संख्या है वो बढ़ा सकता है, जिससे कि जो लॉज दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में उनका एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर तरीके से हो पाए। तो दोस्तों, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। अगला सवाल है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास नहीं होते हैं। तो आपसे सवाल साइंस से रिलेटेड ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, वैसे नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, पर ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो दोस्तों, वो है ग्रेफाइट।
क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है। अगला सवाल है एनसीटी दिल्ली से रिलेटेड कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो दोस्तों नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 69th अमेंडमेंट। ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कि अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मेंबर है और उसको हटाना हो ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, तो उससे पहले ऐसी कौन सा संस्थान है जो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। जब उस इंक्वायरी में पाया जाएगा उस संस्थान के द्वारा कि हाँ इस बंदे को हटाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, तब उस इंसान को हटाया जाएगा। तो दोस्तों पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक इंक्वायरी गठित करती है, एक इंक्वायरी बिठाती है, फिर ये देखा जाता है कि क्या उनके ऊपर ये जो एलिगेशंस हैं ये प्रूव हो रहे हैं, और अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। अगला सवाल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विच। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी हाल ही के दिनों में जब कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ मामला उठा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा। तो सवाल है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री से संबंधित है, किस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों वो है कल्चरल मिनिस्ट्री जो है उसका एक डिपार्टमेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अभी कल्चरल मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, इसको जरूर बताइएगा। अगला सवाल है ब्लैक बॉक्स से संबंधित। तो जब भी कोई एयरप्लेन एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो ये जानने के लिए कि क्या वजह रही जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया है, उसका जो ब्लैक बॉक्स होता है एयरक्राफ्ट का उसको ढूंढा जाता है। पर कुछ लोगों को लगता है कि ब्लैक बॉक्स का कलर भी ब्लैक होगा, पर ब्लैक बॉक्स का दोस्तों कलर ब्लैक नहीं होता है, उसका कलर होता है ऑरेंज। जैसे कि ऐसा मैं कैसे आपको बता सकता हूं, जैसे कि जब इंसान अपनी कोई गर्लफ्रेंड बनाता है, ठीक है, तो क्या बोलता है अपने दोस्तों को कि मेरे वाली तुम्हारे वाली जैसी नहीं है, मेरे वाली अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोगों के साथ हुआ होगा कि ब्लैक बॉक्स को उन्होंने ब्लैक कलर ही माना होगा, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी वाली या तुम्हारे वाला भी वैसे ही है जैसे वो तुम्हारा दोस्त बता रहा था। तो कलर है बेटा ब्लैक बॉक्स का ऑरेंज। अगला सवाल है नरसिम्हन कमेटी से रिलेटेड। तो नरसिम्हन कमेटी वॉज रिलेटेड टू व्हाट। तो नरसिम्हन कमेटी वॉज रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स। क्योंकि कमेटी से सवाल पूछा जाता है और बैंक्स तो अभी काफी ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं क्योंकि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्टेप्स ले रही है। अगला सवाल है ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। ग्रैंड स्लैम्स किनको कहते हैं। ग्रैंड स्लैम्स रिनाउंड टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस से संबंधित। तो आपसे पूछ रहा है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए कि सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है अमेरिकन ओपन। सबसे पुराना है दोस्तों विंबलडन, जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। कहां पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट के ऊपर। अगला सवाल है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द फेमस बुक महाभारता। महाभारता का ओरिजिनल नेम क्या है इस किताब का, तो वो है दोस्तों जया संहिता। अगला सवाल है बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि देखिए साइंस से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत हमें कवर करना पड़ेगा जितना हम कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि लड़कों के गले में अक्सर आपने देखा होगा एक वॉइस बॉक्स होता है ना, थ्रोट के आसपास जो आपको दिखता होगा, वो बाहर को थोड़ा बहुत नजर आता है, जो कि वॉइस की आवाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो उसका नाम होता है दोस्तों लेरिक्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग वॉइस इन द वॉइस, ठीक है, लेरिक्स इसको कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड, जो कि गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेटेड है और इसकी हाइट है 182 मीटर्स। तो इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था और अपनी लिस्ट में शामिल किया था एज अ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
अगला सवाल है विच स्टेट कंडक्टेड अ डेडिकेटेड स्टेट लेवल अदालत फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी। ये पहली बार हुआ था और ये अभी का इवेंट नहीं है, 2018-19 के आसपास का इवेंट है, तो स्टैटिक जीके में तो शामिल किया जा सकता है। तो पहली स्टेट थी जिसने स्टेट लेवल अदालत बनाई थी स्पेसिफिकली फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी। वो कहां पे बनाई गई? वो बनाई गई केरला। अगला सवाल है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी का अभी निधन हुआ है, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि उनका ओरिजिनल नेम क्या था। तो उनका ओरिजिनल नेम था हेमा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 20 सवाल। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। बाकी जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।